नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में इस वक्त 2000 से अधिक जगहों पर 70 लाख से अधिक जेन जी सड़कों पर उतरे हुए और वो सड़कों पर उतर के एक ही बात कह रहे हैं, हमें राजा नहीं, हमें राष्ट्रपति चाहिए। हमें तानाशाह नहीं, हमें अपना सर्वेंट चाहिए। हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। नो किंग। और नो किंग के नाम पर पूरे देश में, कहें पूरे अमेरिकी गणराज्य में लोग उतरे हुए और जिस तरीके से 2000 से अधिक जगहों पर लोग आंदोलित हैं, भीड़ के साथ चल रहे हैं, वह यह संदेश देता है कि अमेरिका में लोकतंत्र जीवित, अमेरिका में आवाज जीवित है और अमेरिका क्यों दम भरता है कि वो एक सच्चा लोकतंत्र है। पता नहीं कितना है, लेकिन इस घटना से यह प्रूव होता है, क्योंकि वहां जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं दोबारा प्रेसिडेंट, उन्होंने एक तानाशाही का माहौल बना रखा है। मनमानी ढंग से फैसले लिए जा रहे हैं और देश को बर्बादी में ढकेला जा रहा है। जब यह हो रहा है तो आवाज बन के वहां की जनता उतरती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनको अभी साल भर नहीं हुआ है, लेकिन जनता अभी उनके इतने छोटे से कार्यकाल में ही सवाल करने लगी। भारत में 11 साल, 11.5 साल होने के बाद भी क्या सवाल हो रहे हैं? और जब सवाल न हो रहे हो तब तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ेगी कि भारत के अंदर लोकतंत्र है क्या, भारत के अंदर संविधान है क्या। जी हां, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले एक बात कही थी कि 2014 के पहले भारत में जो डेटा 300 रुपए का मिलता था, वो अब हम 10 रुपए का दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। हालांकि तब 2G होता था, 4G लॉन्च हो रहा था और वो BSNL करने वाला था, लेकिन BSNL को नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद 4G से बाहर कर दिया और 4G में बाकी सबको ले आए। सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए और वो 4G करने लगे। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2025 में, तब नरेंद्र मोदी BSNL को 4G की परमिशन देते, यानी भारत में 4G जो 10 साल पहले चालू हो गया था, BSNL अब करेगा। यानी बेचने बर्बाद करने का क्रम न्यू चला। कभी किसी जनजी ने यह नहीं कहा कि भारत की संपत्ति है, इसे आप बर्बाद कर रहे हैं। यह हमारी संपत्ति है, इसके हम मालिक हैं और आप बर्बाद कैसे कर सकते हैं। डेटा इसलिए सस्ता हो रहा है क्योंकि वो चेंज हो रहा है। वो 5G पे आ चुका है और भारत की सारी कंपनियां 5G पे आ चुकी, लेकिन BSNL 4G पे जा रहा है। अब आप सोचिए, जब यह स्थिति हो तो नरेंद्र मोदी जब यह कहते हैं, तब एक सवाल आता है, देश कितना बदल चुका है नफरत में और सब में। डेटा भले ही सस्ता हो गया हो, लेकिन आटा महंगा हो गया। जो 16 रुपए किलो आटा मिल रहा था, वह आटा आज 45 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। जी हां, तो डेटा खाएंगे कि डेटा से पेट भरेगा कि क्या हो, यह स्थिति है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के भीतर जेन जी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो डेटा यूज कर रहा है। उसे खाने के लिए अपने बाप की कमाई मिल जाती है, उसे खाने के लिए वो भ्रष्टाचार की कमाई मिल जाती है जो उनके परिवार पहले से या इधर उधर से करके मैनेज करते हैं। उसे वो कमाई
तमाम ठगी करके मिल जा रही है, तमाम तरह के अपराध करके मिल जा रही है, और वो उससे जी रहा है, लेकिन इस देश को बर्बाद कर रहा है। इसलिए वह जी सड़क पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे आज भी याद आता है, आपको एक घटना की बात करूं कि जब थोड़ा सा सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो उस समय ऐसा शोर मचता था कि एक मैडम, सिलेंडर जैसी मैडम, सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाया करती, अरे क्या हो गया। और इसी तरह 1 रुपए भी यदि पेट्रोल महंगा हो जाता था या चंद पैसे महंगा हो जाता था, 10 पैसे महंगा होता था, तो दिन भर चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी। और याद करिए, इसी तरीके से एक खिलाड़ी थे, वो 1 रुपए पेट्रोल बढ़ा था तो गाड़ी छोड़ के साइकिल पे चलने का कर रहे थे। और याद करिए, जब डॉलर की कीमत तनक सी बढ़ी थी तो एक मैडम थी, एक्ट्रेस थी, उन्हें रूपा का डॉलर एंड अंडरवियर याद आने लगा था कि अरे डॉलर। तो अब आप समझिए, यह स्थिति हो तो क्या है। तब हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर याद आते हैं, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको दोष दे दे करके नरेंद्र मोदी सरकार चलाते हैं। अभी 4 दिन पहले ही विश्व खाद्य दिवस संपन्न हुआ, और इसलिए मैं बात करूंगा क्योंकि याद करिए, जब देश आजाद हुआ था, देश गंभीर संकटों से घिरा था, देश के पास में पैसा नहीं था, देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जगह जगह हो रहे थे, कश्मीर में समस्या खड़ी कर दी गई थी, और भारत एक गंभीर संकट से गुजरते हुए आजादी का न जश्न मना पा रहा था और न खुश हो पा रहा। क्यों? क्योंकि भारत की 36 करोड़ आबादी का पेट खाली था। भारत की 36 करोड़ आबादी कैसे खाना खाएगी, यह उसके लिए चिंताजनक था। उसके लिए रोटी चिंताजनक थी, और जब यह चिंताजनक थी तो सवाल तो होगा ही कि पेट भर नहीं रहा है, हम कैसे करेंगे। तब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को इस तरह से समझा कि कैसे इससे निपटा जाए और कैसे उस गुलामी से बाहर निकला जाए जो हमें लाके खाद्य के पदार्थों में भी गुलामी में रखे हुए। और भारत में जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत लूट के चली गई थी, भारत में कुछ बचा नहीं था। हम मुगलों को गाली देते हैं, लेकिन मुगल यहीं आए, यहीं पैदा हुए, यहीं उन्होंने सब कुछ बनाया और यहीं छोड़ के चले गए। वो कुछ लेके नहीं गए, लेकिन उन्होंने यहां रोटी बेटी सबका रिश्ता बनाया। लेकिन अंग्रेज आए, उसके पहले शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सब हमारे यहां से लूट के चले गए। मुगल जब कमजोर पड़े तो अहमद शाह अब्दाली आया और लूटा और चला गया। पेशवाज का राज था। तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह होता है। लेकिन मुगल नहीं ले गए, अंग्रेज ले गए, और जब अंग्रेज ले गए तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। तो दादा भाई नेरोजी, जो ग्रैंड मैन कहे जाते हैं भारत के, उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और विस्तार से इसमें समझाई थी, ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते। तो उनकी उस किताब से आप समझ सकते हैं भारत कितनी बुरी स्थिति में था। खाद्यान्न की समस्या दुनिया में जिस तरह से थी, 29 जून 1949 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम एक संबोधन में जब बताया गया, तो कैसे मैं आज आपसे खास तौर पर खाने के बारे में बात करना चाहता हूं। खाना हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, और यही खाना आज हमारी बुनियादी समस्या भी है। हमारी सरकार को जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, वह न तो पूरी तरह विकसित है और ना ही उसमें संतुलन है। देश खेती
और उद्योग दोनों क्षेत्रों में पिछड़ा है। अगर हम अपने खेतों की उपज न बढ़ाएं तो हमें अन्न के मामले में दूसरे देशों मुल्कों पर निर्भर होना पड़ेगा। और इस तरह से पंडित नेहरू ने देश को संबोधित किया था और कहा था खाने का संकट क्या है, मैं उसकी बहुत बारीकियों में नहीं जाऊंगा। इस साल हमारे सामने खाद्यान्न की 10% कमी है, वह कभी भी ना होती अगर कुदरत ने हमें धोखा न दिया होता। इस साल कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई और कुछ इलाकों में सूखा पड़ गया, लेकिन हमने तय किया है कि 1951 तक पैदावार में 15% का इजाफा करें। यानी वो डेटा नहीं बढ़ा रहे, डेटा की समस्या नहीं थी, समस्या थी खाद्यान्न की, वास्तविक जरूरत की। उन्होंने इसको लेकर भी कहा था कि खाने की जो बर्बादी होती है, जब हम खाने के संकट के दौर से गुजर रहे हैं तब खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कभी भी खाना बर्बाद करना बहुत ही वाहियात और अश्लीलता की पराकाष्ठा है, लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा करना गुनाह है। जनमत को इसकी निंदा करनी चाहिए। जो ऐसा करे उसे असभ्य और समाज का दुश्मन माना जाए। ये नेहरू जनता से कह रहे। आज क्या हो रहा है? आज देश में जगह जगह सांप्रदायिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। हिंदू पटाखे की दुकान, हिंदू जो है मंदिर के उसके सामान पूजन की सामग्री की दुकान, हिंदू ये, और इस तरह से करके उस परिस्थिति में ले जाया जा रहा है जहां देश बर्बादी में जाता है। नेहरू ने इस पर फोकस किया कि बुनियादी जरूरत क्या है, और इसलिए हम खा पी के इस हालत में आ सके और इस स्थिति में बन। क्यों? क्योंकि नेहरू जानते थे कि इस देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी की एक क्रांतिकारी थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहस की पराकाष्ठा मानी जाती थी, मातंगी हजारा। वो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए तिरंगा लेके आगे चल रही थी। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, सब कुछ किया, और वो घायल हुई और मौत के मुंह में चली गई, देश के लिए शहीद हो। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि इस हम जवानी में मर रहे हैं इसलिए क्योंकि आने वाली जवानियां बर्बाद ना हो, आने वाले युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, और उनके लिए वो, इसलिए वो जेनजी खड़ा था। लेकिन आज जेनजी भारत का कायरों की तरह डेटा में उलझा है, रील देख रहा, रील बना रहा। जी हां, तब मैं यह बात कर रहा हूं क्योंकि दशा इस समय बिहार की वही है जो उस समय पूरे भारत की थी। आज बिहार अपने खाने भर का भी अनाज पैदा नहीं कर पाता है। बिहार के लोगों को रोजगार नहीं है। वहां 20 साल में इतनी बर्बादी की गई है कि रोजगार खत्म हो चुका है। सरकार कर्ज में समाई हुई है और न पानी मिल पा रहा है, जहां पानी इफरात है, न इंडस्ट्री लगी, न कुछ हुआ। जो कांग्रेस के शासन काल में लगी थी, जो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार में काम हुआ, वो भी खत्म कर दिया गया। पिछले 11 साल में तो बर्बादी लिखी गई, और आज वहां जब चुनाव हो रहा है तब जरूरत है कि सच के साथ आया जाए और बुनियादी बातों पे बात की जाए। इसलिए जरूरी है और इसी मंशा से सारा काम करने की जरूरत। तब इसके लिए जब आप लड़ेंगे तब समझ में आएगा, तो उसके लिए खड़े होने की जरूरत। यही तो आज भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज को, हमारे देश को बर्बाद किया गया, उसे बांटा गया है, तोड़ा गया है जातियों में, धर्म में और सब में। और जिस बर्बादी में ढकेला जा रहा है उसके बाद में कोई ऐसा संकट जो आपके लिए ना हो, यह समझा जा सकता। तो आज सारे संकट मौजूद। राहुल गांधी पीछे भी आए थे, एक दलित हरिओम वाल्मीकि को मार डाला था इन्हीं संघियों ने, भाजपाइयों ने, बाबा वालों ने। और जब मार डाला था, राहुल गांधी गए तो उनके परिवार से न मिल पाए
इसके लिए पूरा साजिश रची गई। बहरहाल साजिश बेनकाब हुई। राहुल गांधी गए तो उनका परिवार उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप तो हमारे मसीहा हो, मेरा बेटा तो मरते वक्त आपका नाम ले रहा। राहुल गांधी उनके साथ में आधे पौन घंटे चर्चा के बाद में बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जिनका जो अपराधी नहीं है वो कैद में है और जो अपराधी है वो मौज कर रहे हैं। तो भारत का वही मीडिया जो 10 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने पे पूरे दिन ब्रेकिंग ब्रेकिंग चलाता था, वही मीडिया ये दिखाता है नहीं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बिल्कुल सही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी की टीम जब उनकी मदद के लिए गई उनके घर तो पता चला कि सचमुच वो कैद में है। उसका एक वीडियो दिखाता हूं। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने जब अपनी लीगल टीम भेजी वहां मदद के लिए उनके परिवार को, तो उसमें जो कि वो सब वकील थे, बावर्दी दुरुस्त थे, उनको वहां जाने नहीं दिया पुलिस ने। डिप्टी एसपी रैंक के अफसर समेत तमाम पूरी फोर्स लगी हुई थी। अब आप बताइए, इतनी फोर्स घेर के बैठी है उस घर को और कहते हैं नहीं, किसी को नहीं रोका जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहा, इस बच्ची को जिसका ऑपरेशन होना है उसके ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था कराइए और इनको कैसे एक अच्छी नौकरी मिल सके उसके लिए पूरा काम हमें करना है और उसके लिए प्रयास करना है। तो अब आप सोचिए, यह है, राहुल गांधी कहते हैं तो झूठ नहीं कहते, साबित हो जाता है हर उस आचरण से इनके जो ये है। नहीं तो ऐसे तो गांव के आसपास भी कहीं पुलिस नहीं दिखती, सिपाही नहीं दिखता है। यहाँ डिप्टी एसपी से लेके इंस्पेक्टर से लेके तमाम सारी फोर्स खड़ी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मददगार ना आ जाए मदद कर। वही स्थिति हो रही है बिहार में। राहुल गांधी ने यह दिखा दिया कि उन्हें गाली देना चाहते हैं दे लीजिए, लेकिन यदि आप सेवा जनता की करना चाहते हैं तो हम आपको टिकट देंगे। और राहुल गांधी ने ऐसे कई लोगों को टिकट दिया जो राहुल गांधी को गाली देते थे, कांग्रेस को गाली दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें खुद समझ में आया कि कांग्रेस ही है जो सच्ची है और वही करेगी। तो वो उसी कांग्रेस के पास आए और राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि इसलिए टिकट नहीं मिलेगी, तुमने गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को गाली दी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जनता के लिए आप अच्छा काम करिएगा तो आप लड़िए। यह इस जज्बे की जरूरत है, ये लोकतंत्र होता है। तो इस लोकतंत्र की जरूरत है जिसमें विरोधी आवाज को भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन फांसीवादी ऐसा नहीं करते। फांसीवादी अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को दफन कर देते हैं, घोट देते हैं। इसीलिए नेहरू गांधी से इन फांसीवादियों को इतनी नफरत। तो अब जान लीजिए इस देश को वास्तविक जरूरत किसकी, डेटा की या आटा की, शिक्षा की या नफरत की? क्योंकि आपका सब छीनने का इन्होंने यही प्लान किया है। जी हां, जय।